ये कहानी है तमिलनाडु के एक शांत से गांव की, जहां अचानक कुछ सालों के अंदर 10 से 12 साल की उम्र की दो लड़कियां गायब हो जाती हैं। पुलिस अपने काम पे लग जाती है, लेकिन इसके बाद अचानक एक और लड़की ठीक उसी तरह गायब हो जाती है। क्या हुआ उन छोटी छोटी लड़कियों के साथ, सच्चाई जानकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत एक फेस्टिवल से होती है, जहाँ भास्कर और आनंदी खड़े होते हैं। वो दोनों फेस्टिवल का मजा ले रहे हैं। उनके साथ उनका कुत्ता जैकी और उनका नाती राहुल भी था। कुछ देर बाद भास्कर को याद आता है कि राहुल की दवा खाने का समय हो गया। वो आनंदी से कहता है कि राहुल को दवा देनी है। आनंदी कहती है तुम जाओ, मैं ये खत्म करके आती हूँ। भास्कर राहुल और कुत्ते जैकी को लेकर घर आ जाता है। अब वो राहुल को दवा खिलाकर सुला देता है। इसके बाद भास्कर शराब की एक बोतल निकालता है और पीना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद दो लोग, एक औरत मालती और उसका पति, स्कूटी से उसी घर की तरफ आते हैं। वो देखते हैं घर के आंगन के सामने सोलेमन घायल अवस्था में पड़ा है। वो हैरान होते हैं और जल्दी से भास्कर के कमरे में आते हैं। बार बार दरवाजा खटखटाने पर भास्कर दरवाजा खोलता है। औरत बताती है कि सोलेमान खून से लथपथ पड़ा है। भास्कर जाकर सोलेमान की पल्स चेक करता है। वो देखता है कि उसकी नब्ज बहुत धीमी हो गई है। वो जल्दी से एक ऑटो बुलाते हैं और सोलेमान को हॉस्पिटल भेज देते हैं। अगले दिन पुलिस ऑफिसर थॉमस अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर आता है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। वो अपने ड्राइवर गौतम को गाड़ी को धक्का लगाने के लिए बोलता है। ऐसा करने पर गाड़ी का कीचड़ उड़कर गौतम के चेहरे पर लग जाता है। थॉमस उसे पानी से धोता है और एक तरह से अपमानित करके उसे वहीं छोड़कर घटना स्थल पर आ जाता है। थॉमस सबसे पहले सोलेमान का पूरा घर देखता है। सोलेमान का एक छोटा परिवार था, उसकी पत्नी एस्थर और उसकी छोटी बेटी मार्सी। नीचे आने के बाद थॉमस सबसे पहले मालती से पूछता है, क्योंकि उसने ही सबसे पहले सोलेमान को देखा था। मालती बताती है कि वो और उसके पति रात 9:30 बजे फेस्टिवल से लौट रहे थे, तभी उन्होंने सोलेमान को उस हालत में देखा। वो एस्थर को बुलाने के लिए कमरे में गए, लेकिन एस्थर तब वहां नहीं थी, वो चर्च में थी। एक और पुलिस ऑफिसर बताता है कि कल रात से सोलेमान की 12 साल की बेटी मार्सी भी लापता है। थॉमस को पता चलता है कि भास्कर ने ही मार्सी को आखिरी बार देखा था। भास्कर बताता है कि कल रात जब वो अपनी नाती राहुल को लेकर फेस्टिवल से लौट रहा था, तब सबसे पहले उसने शराब पीकर नशे में सोलेमान को घबराया हुआ कहीं जाते हुए देखा। इसके कुछ देर बाद उसने मार्सी को देखा। मार्सी ने उसे कहा था कि उसकी माँ चर्च में है और वो अपनी माँ के पास जा रही है। भास्कर ने घर आने के बाद सोलेमान के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ थॉमस को बता दिया। एस्थर बताती है कि हाँ, वो चर्च तो गई थी और उसने मार्सी से कहा था कि वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। थॉमस पूछता है, छोटी सी बच्ची को तुमने रात में अकेले जाने को क्यों कहा? एस्थर जवाब देती है कि वो बहुत पहले से ही वहाँ अकेले आती जाती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वो अकेली आ जाएगी। थॉमस सभी बातों को जोड़ना शुरू करता है। 8 बजे जब एस्थर चर्च गई तब सब ठीक था। 8:30 बजे भास्कर ने सोलेमान और मार्सी को चर्च के पास देखा। 9:30 बजे सोलेमान मर जाता है। इसका मतलब कि इसके बीच में ही कुछ हुआ। थॉमस पूछता है, क्या गाँव में किसी के साथ सोलेमान का झगड़ा था? कुमार नाम का पुलिसकर्मी बताता है, सर गांव के किसी के साथ तो नहीं, लेकिन सोलेमान का उसके भाई वेंकट के साथ ही झगड़ा था। पुलिस ऑफिसर विंसेंट थॉमस को बताता है, सर कुछ साल पहले ही ठीक ऐसी ही घटना हुई थी। फेस्टिवल से एक लड़की गायब हो गई थी, कहीं ये वही केस तो नहीं? थॉमस नाराज होकर कहता है, तुम क्या कह रहे हो? उन केसेस से इस सब का क्या संबंध? और यहाँ एक ही परिवार के दो लोग के साथ ये घटना हुई है। पिता मरा है, बेटी गायब है। इसका मतलब यह है कि ये किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ किया है। तुम मार्सी को ढूंढने की कोशिश करो। इधर भास्कर और आनंदी राहुल को लेकर हॉस्पिटल आए थे। वहाँ लेबर पेन से चिल्लाती हुई एक औरत को देखकर भास्कर को अपनी बेटी की याद आती है। उसकी बेटी भी ठीक इसी तरह दर्द से चीख रही थी और राहुल को जन्म देने के तुरंत बाद उसकी बेटी मर गई थी। तब से राहुल उन्हीं के पास पल रहा है। विंसेंट, एस्थर और भास्कर के परिवारों के बारे में पूछता है। एक आदमी बताता है कि भास्कर सरकारी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट है। वो बहुत अच्छा आदमी है। गाँव में कोई बीमार होता है तो वो उन्हें दवा देता है। भास्कर और आनंदी एस्थर को अपनी बेटी की तरह देखते हैं और मार्सी को अपनी नाती की तरह मानते हैं। भास्कर का नाती राहुल बीमार है, इसलिए वो हमेशा हॉस्पिटल आता जाता रहता है। राहुल और मार्सी सारा दिन यहीं पर खेलते कूदते रहते थे। मार्सी के बारे में हर जगह पूछताछ की जाती है। मार्सी के स्कूल से पता चलता है कि मार्सी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा उदास रहती थी। जहाँ मार्सी ट्यूशन पढ़ती थी वहाँ भी पूछताछ की गई। पता चला कि मार्सी कुछ दिनों से ट्यूशन नहीं आ रही थी। इधर गौतम को दिखाया जाता है कि वो थॉमस के घर से लगभग सारे काम करता है। हालांकि वो एक पुलिस ऑफिसर है, पर उसे थॉमस के घर के नौकर की तरह काम कराया जाता है। थॉमस ने इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भास्कर और आनंदी राहुल को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं। राहुल को असल में दिमाग में ट्यूमर है, इसीलिए वो कभी कभी बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसे और दवाइयां लिख देता है और कहता है कि जल्द से जल्द ब्रेन सर्जरी करानी होगी। भास्कर कहता है कि उसे कुछ दिनों में पेंशन का पैसा मिल जाएगा, तभी वो ऑपरेशन करा लेगा। डॉक्टर उसे ये ऑपरेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने की सलाह देता है। पुलिस चर्च के पादरी से मिलते हैं। फादर बताते हैं कि मार्सी बहुत अच्छी लड़की थी। वो हमेशा विश
कोशिश करती थी कि उसके पिता शराब पीना छोड़ दें ताकि उनका परिवार खुशहाल हो जाए, लेकिन मार्सी अचानक कहीं चली गई। कहाँ चली गई ये कोई नहीं जानता। इधर विंसेंट और कुमार को पता चलता है कि कल से वेंकट सोलेमान का भाई भी नहीं मिल रहा। वेंकट के बारे में पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो मजदूरी का काम करता है। इसके अलावा वो गांव में मंदिर में पुजारी भी है और छोटे मोटे पूजा पाठ करवाता है, लेकिन वो कल के उत्सव में नहीं था और कल से ही लापता है। वेंकट के घर पे भी खोजबीन की जाती है, लेकिन वहाँ वो नहीं मिलता। उसकी पत्नी बताती है कि वेंकट मजदूरी के काम के लिए दूसरे शहर गया है। इधर जब सोलेमान का बॉडी लाया जाता है तो सब हैरान होकर रोने लगते हैं। वहीं एस्तर पागलों की तरह हर जगह मार्सी को ढूंढना शुरू कर देती है। विंसेंट थॉमस को बताता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सोलेमान के सिर पे चोट लगी थी। शरीर पर और कहीं चोट के निशान नहीं थे और सिर की इसी चोट के वजह से उसकी मौत हुई। जब गौतम रात को घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बेटी कायल उदास बैठी है। आज कायल का जन्मदिन था और कायल चाहती थी कि उसके पापा उसके साथ केक काटे, लेकिन वो काट नहीं पाई। गौतम अपनी बेटी का गुस्सा शांत करता है। कायल कहती है कि वो उससे एक चीज चाहती है, उसकी दोस्त मार्सी लापता है। पापा तो पुलिस ऑफिसर हैं, क्या वो मार्सी को ढूंढ सकते हैं? गौतम अपनी बेटी से वादा करता है कि वो मार्सी को ढूंढ निकालेगा, लेकिन तभी थॉमस का फोन आता है। थॉमस उसे सोलेमान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने के लिए तुरंत हॉस्पिटल जाने को बोलता है। ये सुनकर गौतम की पत्नी फिर से उदास हो जाती है, क्योंकि वो अभी अभी घर लौटा था और अब उसे तुरंत फिर जाना पड़ेगा। गौतम को गाड़ी के ऊपर बैठकर कुछ लिखते हुए देखा जाता है। दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो और कितने ट्रांसफर लेटर लिखेगा, उस पर वैसे भी कोई खास जिम्मेदारी है नहीं, बस थॉमस सर की बात ही तो सुननी है और उनके घर के छोटे मोटे काम करने हैं। सैलरी तो मिल रही है, वो चाहे तो जितनी भी चिट्ठियां लिख ले कोई फायदा नहीं होगा। और गौतम तो जानता ही है कि थॉमस सर की वजह से ही उसकी नौकरी अभी तक है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। थॉमस ने गौतम को एक केस में जरूरी विटनेस और विक्टिम को अदालत तक पहुंचाने के लिए कहा था। शायद गौतम वो काम ठीक से कर नहीं पाया और इसीलिए आज उसकी ये हालत है। रात के समय भास्कर, आनंदी और राहुल पुलिस स्टेशन आते हैं। भास्कर वहां अपना बयान देने आया था। विंसेंट उनसे पूछता है जब सोलेमान मरा था तब वो अपने घर में ही था, क्या उसने कुछ सुना था? भास्कर कहता है सर मैंने शराब पी ली थी और मैं सोया हुआ था। विंसेंट फिर पूछता है क्या उसने अपने आसपास किसी और को देखा था? थोड़ी देर बाद भास्कर को याद आता है जब वो फेस्टिवल से घर आ रहा था तो उसने थोड़ी दूर पर एक आदमी को शराब पीकर खड़े देखा था, लेकिन अंधेरे के कारण उसका चेहरा नहीं देख पाया। भास्कर सबको लेकर घर वापस आता है। आनंदी एस्तर को संभालने के लिए चली जाती है। इधर भास्कर को दिखाया जाता है कि जब वो घर का दरवाजा बंद करता है और धीरे धीरे फ्रिज के पास जाता है, वो फ्रिज का ताला खोलता है और दरवाजा खोलते ही एक चौंकाने वाला सीन दिखता है। मार्सी का डेड बॉडी उसी फ्रिज के अंदर था। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मार्सी और राहुल दिन भर साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे। एस्तर और भास्कर का परिवार दोनों ही मार्सी और राहुल को बहुत प्यार करते थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। भास्कर अपनी पत्नी आनंदी को नींद से जगाता और कहता है उसे कुछ बताना है। भास्कर बताना शुरू करता है, जब मैं राहुल को घर लेकर लौटा, राहुल को सुलाकर मैं शराब पीने बैठा था। ठीक तभी सोलेमान के चिल्लाने पर मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। मैंने देखा कि सोलेमान की गोद में उसकी घायल बेटी मार्सी थी। मार्सी को देखकर भास्कर पूछता है क्या हुआ है। सोलेमान रोते हुए कहता है कि किसी वहशी इंसान ने उसके साथ बहुत बुरा काम किया है। ये सुनकर भास्कर हैरान रह जाता है। मार्सी बेहोश थी। भास्कर उसे हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है। सोलेमान कहता है आसपास कोई नहीं है, आप ही इसका इलाज जल्दी कीजिए। सोलेमान जोर देकर मार्सी को भास्कर की गोद में दे देता है। भास्कर सोलेमान से कहता है कि वो जल्दी से किसी को बुला कर लाए, खासकर किसी औरत को, और एक गाड़ी का इंतजाम करे। भास्कर मार्सी की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे सीपीआर तक देता है, लेकिन मार्सी की जान नहीं बचती। तभी वो देखता है कि मार्सी के पैर से खून निकल रहा था। भास्कर को तुरंत समझ आ जाता है कि मार्सी के साथ क्या हुआ होगा। भास्कर तुरंत मार्सी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलने वाला था। तभी सोलेमान वापस आता और कहता है मुझे बाहर कोई नहीं मिला। ठीक तभी भास्कर समझ जाता है कि मार्सी अब जिंदा नहीं है। जब सोलेमान को भी ये बात समझ आती है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है और दौड़कर बाहर चला जाता है। भास्कर क्या करे समझ नहीं पाता। तभी उसे जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो बाहर आकर देखता है कि सोलेमान ऊपर से नीचे गिरकर खून में लथपथ वहीं पड़ा है। भास्कर दौड़कर सोलेमान के पास आता है और वो देखता है कि सोलेमान लगभग मर चुका है। ठीक तभी वो देखता है कि मालती और उसका पति स्कूटी से उस तरफ आ रहे हैं। इसलिए भास्कर जल्दी से सोलेमान को वहीं छोड़कर अपने घर में चला जाता है। वो घर के अंदर जाकर मार्सी के बॉडी को छिपा देता है और कमरे की सफाई कर देता है। इसके बाद जब मालती उसे आवाज लगाती है तो वो कहता है कि वो सो रहा था। ये सब सुनने के बाद आनंदी को जबरदस्त सदमा लगता है। भास्कर कहता है किसी हैवान ने इस छोटी सी मार्सी के साथ घिनौना काम किया है और उसे जरा भी दया नहीं आई। भास्कर कहता है ऐसे सिचुएशन में मार्सी को एक लेडी डॉक्टर या नर्स द्वारा जांच या इलाज की जरूरत थी। मैं तो डॉक्टर तक नहीं हूँ। अगर मैं पुलिस को ये सच बता
बताता तो वो मेरी बात पर यकीन नहीं करते और जिस पर वो भरोसा करते वो सोलेमन भी मर गया। ऐसे में मैं क्या करता? अगर मैं सच बता देता तो मेरे नाम पर पुलिस केस हो जाता और कुछ दिनों बाद जो पेंशन का पैसा मुझे मिलने वाला था वो नहीं मिलता, क्योंकि पेंशन मिलने से पहले पुलिस केस होने पर जब तक उस केस का नतीजा नहीं आता पेंशन रोक दी जाती है। मुझे केवल राहुल की सर्जरी के लिए ही उस पेंशन के पैसे की जरूरत है और राहुल के लिए मैंने पुलिस से झूठ बोला। आनंदी कहती है लेकिन आपने तो कहा था कि आपने मार्सी को चर्च की तरफ जाते हुए देखा था और एक आदमी को भी खड़े देखा था। भास्कर कहता है मैंने ये सिर्फ पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने के लिए कहा था। मैं चाहता हूँ कि अगर पुलिस को सच पता भी चले तो वो मेरे पेंशन के पैसे मिलने के बाद पता चले। आनंदी कहती है लेकिन ये बात मैं एस्तर से छिपा नहीं पाऊंगी। भास्कर उसे समझाता है कि उसे राहुल के चेहरे की तरफ देखकर भी ये बात माननी पड़ेगी। आनंदी आखिरकार मान जाती है। विंसेंट कहता रहता है कि इस केस में वेंकट पर शक किया गया है लेकिन उसे कुछ और लग रहा है। वेंकट शक के घेरे में जरूर है लेकिन शायद मामला कुछ अलग है। विंसेंट पिछली घटनाओं को याद करता है। 3 साल पहले शुभा नाम की एक लड़की मेले से गायब हो गई थी। वो अपने माता पिता से दोस्तों के साथ खेलने का कहकर निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी। ये शुभा वेंकट के घर के पीछे ही रहती थी। 1 साल बाद पवित्रा नाम की लड़की फेस्टिवल से वॉशरूम जाने का कहकर निकली थी और फिर वापस नहीं आई। इस पवित्रा के घर के रेनोवेशन का काम भी वेंकट ने ही किया था। फिर ठीक 1.5 साल बाद अब मार्सी लापता हो गई है जो कि वेंकट की भतीजी है। इसका मतलब ये है कि हर जगह से वेंकट का नाम इन तीनों केसेस में जुड़ा हुआ है। ठीक तभी वहाँ गौतम भी मौजूद था। विंसेंट उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गौतम कहता है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने आया था। तभी कुमार के पास फोन आता है कि वेंकट का फोन ऑन हुआ है और एक खास टावर पर उसकी लोकेशन दिख रही है। वो सब जाने लगते हैं लेकिन एक पुलिस की गाड़ी खराब थी। गौतम अपनी गाड़ी लेकर वहीं खड़ा था। विंसेंट उसे जल्दी गाड़ी चलाने को बोलता है। गौतम थोड़ा खुश होता है क्योंकि ये पहली बार था जब वो थॉमस की गाड़ी की ड्राइविंग छोड़कर किसी और केस में शामिल होने का मौका पा रहा था। इधर कुमार और एक और टीम वेंकट के घर पहुंची। वो उसकी पत्नी से पूछते हैं क्या वेंकट ने उसे फोन किया था? वो कहती है नहीं, उसने फोन नहीं किया। कुमार कहता है सच बता दो, इससे वेंकट का भला ही होगा। उसकी फोन की लोकेशन टीला रूम में ही दिख रही है। औरत बताती है कि वहाँ एक झील है जहाँ वेंकट कभी कभी अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। कुमार तुरंत ये बात विंसेंट को बताता है। वो सब उस झील के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ अभी भी जलाई आग को बुझाया गया है। इससे वो उस जगह जाते हैं। गौतम आग के अंदर की राख को अच्छे से देखता है तो उसे वहाँ कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है। उसे अच्छे से देखने पर वो समझ जाता है कि ये किसी छोटी लड़की की पैंट का टुकड़ा है और उस पर खून लगा हुआ है। इसके अलावा उसे एक और कपड़े का टुकड़ा मिलता है जो शर्ट का टुकड़ा था। इससे विंसेंट और भी पक्का हो जाता है कि मार्सी के गायब होने में वेंकट का ही हाथ है, लेकिन वेंकट उन्हें वहाँ नहीं मिलता। इधर एस्तर को भी थाने बुलाया जाता है। जब उसे शर्ट का टुकड़ा दिखाया जाता है तो एस्तर कहती है कि वो इसे नहीं पहचानती, लेकिन जैसे ही उसे पैंट का टुकड़ा दिखाया जाता है वो रोने लगती है और कहती है ये मेरी बेटी मार्सी का है। इधर भास्कर बाहर खड़ा था। वो देखता है कि उसका कुत्ता जैकी बार बार भौंक रहा था। उसकी नजर उस तरफ जाती है। वो देखता है कि उनके घर से थोड़ी दूर आम के बागान के अंदर से कोई आदमी गुजर रहा था। भास्कर को शक होता है। वो जैकी को लेकर वहां से जाता है और उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है पर वहां कोई नहीं मिलता। इधर वेंकट को छुपकर कहीं जाते हुए दिखाया जाता है लेकिन पुलिस उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही वेंकट अपने घर जाने वाला होता है पुलिस उसे पकड़ लेती है। हालांकि वेंकट भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे मौका नहीं देती। एपिसोड 3 की शुरुआत में आनंदी बहुत डरी हुई थी। ठीक तभी भास्कर को हॉस्पिटल जाने को कहा जाता है जहां उसकी पेंशन के पैसे के बारे में बात होनी थी। भास्कर जल्दी में जाने लगता है। आनंदी डरते हुए कहती है कि वो भी उसे साथ ले जाए। भास्कर उसे शांत करता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। भास्कर के जाने के बाद आनंदी और ज्यादा डरने लगती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक ऑफिसर भास्कर से कहता है कि सिर्फ आपके नाती के वजह से हम पेंशन के पैसे जल्दी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना ऐसा कभी होता नहीं है। इधर शुभा का परिवार आनंदी के पास आता है। चर्च के पादरी और शुभा के माता पिता वो कहते हैं आपके पति भास्कर ने किसी आदमी को खड़े देखा था। अगर आप पुलिस की अच्छे से मदद करें तो शायद उस किडनैपर को पकड़ा जा सकता है और हमें पता चल जाएगा कि हमारी बेटी शुभा के साथ क्या हुआ। इधर भास्कर को एक दुकान से एसिड खरीदते हुए दिखाया जाता है। ठीक उसी दुकान पर गौतम भी आता है। उसे पता चलता है कि भास्कर वहाँ से एसिड खरीद रहा था। भास्कर के जाने के बाद वो दुकानदार कहता है वॉशरूम की गंदगी साफ करने के लिए इतना एसिड कौन लेता है। ये बात सुनकर गौतम को थोड़ा शक होता है। जब भास्कर घर वापस आता है तो इन लोगों को वहाँ देखता है तो डर जाता है क्योंकि घर के अंदर फ्रिज में मार्सी का बॉडी था। भास्कर कहता है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने जो भी बताना था पुलिस को बता दिया। मेरा नाती बीमार है, आप लोग यहाँ से जाइए। फिर वो उन्हें किसी तरह वहाँ से भगा देता है। भास्कर आनंदी से कहता है तुम्हें उन्हें अंदर क्यों आने दिया? आनंदी कहती है कि वो डर गई थी। भास्कर फिर उसे समझाता है कि राहुल के लिए उसे ये सब करना पड़ेगा। आनंदी कहती
है वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट गई है। इधर थाने में वेंकट को बहुत टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वेंकट कहता है कि वो नहीं जानता कि मार्सी कहाँ है। के बाद उसे कपड़े के जले हुए टुकड़े दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है ये क्या है। विंसेंट उसे पूछता है तुम्हारा नाम वेंकट है तो तुम्हारे भाई का नाम सोलोमन कैसे। वेंकट बताता है बचपन में ही सोलोमन शराब पीने लगा था। शराब की लत छुड़ाने के लिए उसने चर्च जाना शुरू किया। वहां जाते जाते उसे वहां धर्म अच्छा लगने लगा तो उसने अपना धर्म बदल लिया। धर्म बदलने के बाद उसे हमारे परिवार से अलग कर दिया गया। वो हमारे परिवार से मिलता जुलता भी नहीं था, लेकिन वो हमारे परिवार की सिर्फ प्रॉपर्टी चाहता था। वेंकट कहता है और मैं उसे जायदाद नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैं काला जादू कर रहा था। काला जादू करने के लिए परिवार के कपड़े, बाल जैसी चीजों की जरूरत होती है, इसलिए मैं उसके घर जाकर चोरी से मार्सी की पैंट और सोलोमन की शर्ट लेकर आया था और काला जादू करने के लिए मैंने इन्हें जलाया था। विंसेंट पूछता है तो ये खून किस चीज का है। वेंकट बताता है काला जादू करते समय खून चढ़ाना पड़ता है, इसलिए मैंने अपना हाथ काट कर वहाँ खून दिया था। मैं सच कह रहा हूँ, मार्सी कहाँ है मुझे नहीं पता। वो ये भी बताता है कि फेस्टिवल की रात वो गाँव में था ही नहीं, बल्कि एक काम के लिए दूसरे शहर गया था। इधर एस्थर को शुभा के घर पर दिखाया जाता है। शुभा के माता पिता कहते हैं 3 साल पहले हमारी बेटी गायब हुई थी। हम पुलिस के पास जाते जाते थक गए। उसके 1.5 साल के बाद पवित्रा नाम की एक और लड़की गायब हुई। उसके माता पिता को ये इलाका छोड़कर ही जाना पड़ा। अब हम अभी भी यहीं हैं, ताकि अगर शुभा कभी घर लौटे तो हम उसे ढूंढ पाएं। इधर एस्थर थाने आकर रोने लगती है और कहती है प्लीज मेरी बेटी मार्सी को ढूंढिए, वो कहाँ है। इधर भास्कर और आनंदी इस बात पर फिर से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि आनंदी उस डेड बॉडी के साथ ही एक घर में शांति से नहीं रह पा रही थी। ठीक तभी राहुल बेहोश हो जाता है। वो किसी तरह राहुल को पानी पिलाकर होश में लाते हैं। भास्कर और आनंदी समझ जाते हैं कि राहुल के लिए उन्हें ये सब करना ही पड़ेगा। इधर एस्थर के माता पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन एस्थर उन्हें अपमानित करके भगा देती है। ऐसा क्यों हुआ ये थोड़ी देर में पता चलेगा। भास्कर के ऑफिस से फोन आता है कि उसे 3 दिन के अंदर उसकी पेंशन का पैसा मिल जाएगा। ये सुनकर आनंदी थोड़ी राहत महसूस करती है। ठीक तभी भास्कर और आनंदी देखते हैं कि फ्रिज से पानी निकल रहा था। वो समझ जाते हैं कि फ्रिज खराब हो गया है। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डेड बॉडी ज्यादा दिन बाहर नहीं रखा जा सकता। भास्कर तुरंत टेक्नीशियन को फोन करता है, लेकिन वो कहता है वो अभी शहर जा रहा है और आज नहीं आ पाएगा, कल आएगा। भास्कर समझ जाता है कि बॉडी को इस तरह फ्रिज में रखे रहने से बदबू आने लगेगी, क्योंकि इसीलिए वो टेक्नीशियन पर जोर देता है कि वो आज ही आए। टेक्नीशियन कहता है ठीक है, मैं आपके घर से 5 मिनट की दूरी पर हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ये सुनकर भास्कर की घबराहट और बढ़ जाती है। अब वो मार्सी के बॉडी को कहाँ छुपाएगा। थोड़ी देर बाद टेक्नीशियन आ जाता है। भास्कर किसी तरह दरवाजा खोलता है और वो फ्रिज ठीक करता है, लेकिन टेक्नीशियन कहता है फ्रिज को पूरी तरह ठीक करने के लिए कुछ चीजें लगेंगी जो अभी उसके पास नहीं है। उन्हें लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ेगा और इसीलिए फ्रिज ठीक करने में 1 दिन तो लगेगा। भास्कर कहता है ये इमरजेंसी है, क्योंकि फ्रिज में उसकी नाती की दवाइयाँ रखी होती है, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। वो आदमी कहता है ठीक है, मैं शहर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कुछ घंटों में फ्रिज ठीक कर दूंगा। आखिरकार भास्कर मान जाता है। भास्कर टेक्नीशियन के साथ फ्रिज के जरूरी सामान लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद एस्थर आनंदी के पास आती है। वो घर में एक जगह बैठकर मार्सी के लिए रोने लगती है। आनंदी बार बार उसे वहां से उठने को बोलती है, क्योंकि ठीक उसके ऊपर एक शेल्फ पर मार्सी का बॉडी रखा हुआ था। दिखाया जाता है कि बॉडी को फ्रिज में रखने से वो जम गया था और फ्रिज के बाहर रखने के वजह से बर्फ पिघलकर बूंद बूंद करके टपक रही थी। उसकी कुछ बूंदे एस्थर के ऊपर भी गिरती है, लेकिन एस्थर को पता नहीं चलता। ये देखकर आनंदी और ज्यादा डर जाती है। वो बार बार एस्थर को वहां से उठने को बोलती है। आनंदी को लगता है कि अब वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि अगर एस्थर ने एक बार भी ऊपर देखा तो वो बॉडी देख लेगी। लेकिन किस्मत अच्छी थी, एस्थर ऊपर देखे बिना वहां से चली जाती है। एस्थर और ज्यादा टूट गई थी, क्योंकि उसे लगा कि वेंकट ही मार्सी को ले गया होगा। लेकिन जब पुलिस ने वेंकट को पकड़ा और पता चला कि उस रात वो शहर में नहीं था, तो एस्थर और ज्यादा पागल हो गई। इसके कुछ देर बाद टेक्नीशियन फ्रिज ठीक करके चला जाता है, जिसके बाद वो फिर से मार्सी के बॉडी को फ्रिज में रख देते हैं। इधर गौतम एक पेशेंट के लिए खून का इंतजाम करने के लिए हॉस्पिटल के ब्लड बैंक आता है। वो पूछता है क्या यहाँ कोई डोनर है। नर्स कहती है अभी कोई डोनर नहीं है और उसे एक रजिस्टर देती है। नर्स कहती है कि इसमें उन लोगों के नाम और पते हैं जिन्होंने खून दान किया है, वो चेक कर ले। गौतम उस रजिस्टर को देखता है और अचानक उसकी नजर एक जगह अटक जाती है। वहाँ भास्कर ने खून दिया था। वो नर्स से पूछता है भास्कर ने कैसे खून दिया, उनकी तो उम्र ज्यादा है। नर्स बताती है कि उस दिन एक लड़की की डिलीवरी के समय इमरजेंसी थी, इसीलिए भास्कर ने खून दिया था। गौतम पूछता है एक आदमी शराब पीने के कितने घंटे बाद खून दे सकता है। नर्स कहती है 24 घंटे। गौतम को याद आता है कि भास्कर ने थाने में कहा था कि सोलोमन की मौत की रात उसने शराब पी थी और ठीक अगले दिन सुबह ही उसने खून डोनेट किया। इसका मतलब यह है कि भास्कर ने उस रात शराब नहीं पी थी, उसने झूठ बोला था। गौतम तुरंत भास्कर के घर आता है और सीधे उसे पूछता है उसने झूठ क्यों बोला कि उसने उस रात शराब पी थी। ये सुनकर
देखकर आनंदी भी हैरान होती है तो भास्कर कोई जवाब नहीं दे पाता। गौतम कहता, अगर आपने उस रात शराब नहीं पी थी तो इसका मतलब यह है कि आपने मार्सी को देखने और रात में किसी आदमी को खड़े देखने की बात जो कही थी वो दोनों भी झूठी है। इसका मतलब है कि सोलोमन की मौत और मार्सी के गायब होने के पीछे जो वजह है वो आप जानते हैं या उसका कुछ हिस्सा जानते हैं। आप क्यों छुपा रहे हमसे? भास्कर कहता है कि वो कुछ नहीं जानता, जबकि जैकी जोर जोर से भौंकने लगता है। भास्कर उसे शांत करता है। ठीक तभी गौतम की नजर वहां रखे एसिड और रूम क्लीनर पर पड़ती है और उसका शक और बढ़ जाता है। उसी समय राहुल बेहोश होकर गिर पड़ता है। भास्कर और आनंदी उसे लेकर बिजी हो जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी समय गौतम की नजर उस स्टैंड के नीचे पड़ती है जिसके पास राहुल गिरा था। वहां उसे खून के कुछ निशान दिखते हैं। गौतम का शक और पक्का हो जाता है। दिखाया जाता है कि भास्कर ने उस दिन जो खून साफ किया था उसी दौरान उस स्टैंड पर कुछ दाग लग गया था। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में राहुल को हॉस्पिटल लाया जाता है जहां डॉक्टर उसकी इमरजेंसी सर्जरी करने की सलाह देते हैं। भास्कर पेंशन के लिए ऑफिसर से 12 लाख मांगता है पर ऑफिसर 3 दिन से पहले पैसे देने से मना कर देता है। भास्कर कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता। इधर गौतम अपने शक को पक्का करने के लिए प्लान बनाने लगता है। भास्कर की निराशा के बीच उसे एक प्राइवेट नंबर से फोन आता है। वो आदमी कहता है, मैं जानता हूँ मार्सी की बॉडी तुम्हारे पास है। वो धमकी देता है कि अगर भास्कर बॉडी को जला देता है तो वो राहुल के ऑपरेशन के लिए पूरा पैसा देगा। एडवांस के तौर पर पैसों का एक बंडल भास्कर के दरवाजे पर रखता है। राहुल को बचाने के लिए भास्कर शर्त मानने को तैयार हो जाता है। बॉडी को जलाने से पहले भास्कर मार्सी के लिए रोता है। वो एस्तर को ग्लूकोज में नींद की दवा मिलाकर पिला देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो एस्तर को आंगन में बेहोश पाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि वो कमजोरी के कारण बेहोश हुई है। एस्तर को हॉस्पिटल से छोड़कर भास्कर मार्सी के बॉडी को सूटकेस में रखकर अपनी स्कूटी से निकलता है। रास्ते में मार्सी का ट्यूशन टीचर रघु उसे लिफ्ट मांगता है। रघु को स्कूटी पर बीप की आवाज सुनाई देती है और पूछता है क्या ये मार्सी की घड़ी की आवाज है। भास्कर झूठ बोलता है कि ये आवाज राहुल की वैसी घड़ी से आ रही है जो उसने मार्सी और राहुल को उनके जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। रघु उसकी बात मानकर चला जाता है। रघु के जाने के बाद गौतम भास्कर को देख लेता है और किसी को फोन करता है। इसके बाद गौतम भास्कर के घर में घुसकर खून का सैंपल इकट्ठा करता है और फर्श पर भी निशान ढूंढता है। इधर थॉमस के डांटे जाने पर फ्लैशबैक में पता चलता है कि थॉमस ने जानबूझकर गौतम को एक रेप केस में फंसाया था ताकि गौतम राजनेता के लोगों द्वारा मारा जाए, क्योंकि थॉमस कोर्ट का आदेश नहीं टाल सकता था। बाद में बचाने का ढोंग करके थॉमस अब उसे अपना नौकर बना रहा था। भास्कर एक अज्ञात जगह जाकर उस आदमी के वीडियो कॉल पर मार्सी के बॉडी को जला देता है। वापस आकर वो घर में रखे पैसे लेता है और हॉस्पिटल जाता है। राहुल का ऑपरेशन खत्म होता है, लेकिन 18 घंटे बाद भी उसे होश नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं राहुल कोमा में चला गया है और उसे अब घर ले जाना चाहिए। ये सुनकर आनंदी और भास्कर टूट जाते हैं। इधर गौतम को शक था कि मार्सी की पेंसिल पर उसका डीएनए मिल सकता है, जिससे वो भास्कर के घर से मिले खून के सैंपल की पुष्टि कर सकता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में जंगल में जली हुई जगह से मार्सी के बॉडी के कुछ बचे हुए हिस्से मिलते हैं। एस्थर ये देखकर टूट जाती है पर प्रार्थना करती है कि ये मार्सी की बॉडी ना हो। इधर भास्कर मन ही मन सोचता है कि शायद मार्सी के साथ बुरे कर्म की वजह से ही राहुल को होश नहीं आ रहा। ठीक तभी वो देखता है कि एस्थर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है और उसे बचाता है। एस्थर रोते हुए कहती है कि वो मार्सी की रक्षा नहीं कर पाई। वो भास्कर को कुछ पैसे देती और कहती है कि राहुल के इलाज में खर्च करे। एस्थर का ये अपराध बोध देखकर भास्कर और भी ज्यादा दुखी होता है। भास्कर आनंदी से कहता है कि वो एस्थर को सच्चाई बताए बिना शांत नहीं हो सकता और वो ये घर छोड़कर जाना चाहता है। आनंदी राजी हो जाती है। रात में भास्कर को डरावने सपने आते हैं जिसमें उसकी बेटी और एस्थर उससे मार्सी को लौटाने के लिए कह रहे थे। थाने में थॉमस केस बंद करने की जल्दी में विटनेस को डांटता है। तभी गौतम को लैब से फोन आता है कि उसके द्वारा इकट्ठा किया गया खून का सैंपल मार्सी का ही था। गौतम देखता है कि भास्कर थाने की तरफ जा रहा था और उसे रोकता है। भास्कर बताता है कि वो मार्सी के बारे में सच बताना चाहता है। गौतम उसे किनारे ले जाकर पूरी सच्चाई पूछता है। भास्कर बताता है कि उसने राहुल के लिए मार्सी की बॉडी को छुपाया, लेकिन अब वो सच बताना चाहता है। गौतम उसे रोकता है। तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, सब तुम्हें दोषी मानेंगे, असली अपराधी बच जाएगा और मार्सी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हम इन्वेस्टिगेशन करके असली अपराधी को ढूंढेंगे। भास्कर राजी होता है और गौतम को उस प्राइवेट नंबर और उसके द्वारा किए गए काम के बारे में बताता है। गौतम उसे 3 बजे मिलने को बोलता है। घर लौटने पर आनंदी भास्कर को डांटती है कि वो क्यों जेल जाना चाहता है जबकि उन्हें उसकी जरूरत है। 3 बजे गौतम और भास्कर मिलते हैं। भास्कर बताता है कि मार्सी के कपड़े से उसे स्पिरिट की महक आई थी, जिसका इस्तेमाल कुछ लोग नशे के लिए करते हैं। उसे शक था कि अपराधी को स्पिरिट की लत है। प्राइवेट नंबर प्रिंसी मनोरंजन नाम की एक लड़की का था। वो उसके घर और कॉलेज जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि प्रिंसी कुछ साल पहले गायब हो गई थी। उसका गार्जियन था जिसका नाम रजिस्टर्ड में एंटोन लिखा था। वो चर्च के फादर के पास जाते हैं
और देखते हैं कि फादर का नाम एंटोन सैमुअल है, यानी वही प्रिंसी का गार्जियन है। पूछताछ में फादर एंटोन बताता है कि वो प्रिंसी को इसलिए जानता था क्योंकि उसके माता पिता के संबंध अच्छे नहीं थे और प्रिंसी चर्च से मदद लेती थी। फादर ने यह भी बताया कि प्रिंसी 2 साल पहले फेस्टिवल से गायब हो गई थी। वहां से निकलते समय गौतम को फादर के साथ शुभा, पवित्रा और मार्सी की एक फोटो दिखती है। भास्कर फादर के कमरे में छिपाई गई स्पिरिट की बोतलें देखता है। गौतम को पूरा यकीन हो जाता है कि फादर का हाथ है। टॉर्चर करने पर फादर स्पिरिट पीने की बात तो मानता है लेकिन मार्सी के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन जाने से पहले फादर एंटोन बताता है कि फेस्टिवल वाली रात उसने मार्सी के ट्यूशन टीचर रघु को तेजी से दौड़ते हुए देखा था। फादर ने यह भी बताया कि स्पिरिट की बोतलें रघु ही उसे देता था और रघु ने उसे बच्चों को पढ़ाने का काम देने के लिए पैसे भी दिए थे। फादर ने यह बात छिपा कर रखी क्योंकि उसे डर था कि रघु उसके नशे के बारे में सबको बता देगा। पुलिस स्टेशन जाकर गौतम ये बात बताता है और पुलिस तुरंत रघु को गिरफ्तार कर लेती है। विंसेंट को रघु के खिलाफ सबूत मिलते हैं। रघु के फोन में मार्सी की बिना बताए ली गई तस्वीरें थी और वो पहले गायब हुई सभी लड़कियों के स्कूल में टीचर रह चुका था। पुलिस मान लेती है कि रघु ही वो साइको है जिसने मार्सी का रेप किया। एपिसोड 6 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रघु कभी कभी छुपकर मार्सी की फोटो लेता था और अलग अलग बहानों से मार्सी को गलत तरीके से छूता था। इधर जब ये खबर गांव में फैलती है तो गांव वाले थाने के सामने प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि वो राहुल को उनके हवाले कर दे, वो खुद अपना बदला ले लेंगे। इधर थॉमस जब थाने आता है तो विंसेंट उसे बताता है कि राहुल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। थॉमस कहता है ठीक है, चार्ज शीट फाइल करो और कल ही कोर्ट में पेश कर दो। पुलिस पहले के कुछ स्कूलों में जाकर भी पूछती है तो वहाँ के टीचर बताते हैं कि जब भी इस स्कूल से कोई लड़की गायब होती थी ठीक उसी साल रघु स्कूल से रिजाइन देकर चला जाता था। हमें तो तभी शक हो गया था। गांव वाले भी अलग अलग बातें करने लगते थे। इधर मार्सी के साथ कुछ बुरा हुआ है, ये बात एस्तर अभी भी मानना नहीं चाहती। वह कहती है कि मार्सी एक न एक दिन जरूर उसके पास वापस आएगी। इधर भास्कर और आनंदी वो घर छोड़कर पास में ही बनाए अपने नए घर में आ जाते हैं। अब वो अकेले पड़ गए थे। अगले दिन एस्तर भास्कर के नए घर पर आती है और भास्कर से कहती है मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इधर गौतम थाने आता है। वो रघु से एक बार मिलना चाहता था क्योंकि मार्सी और उसकी बेटी कायल एक ही उम्र की थी। वो बस ये जानना चाहता था कि रघु ऐसा क्यों करता था। गौतम रघु से पूछता है उन छोटी छोटी लड़कियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम उनको किडनैप क्यों करते थे, तुम मार्सी जैसी छोटी बच्ची का रेप कैसे कर पाए। ये सब सुनकर रघु हैरान था। वो कहता है आप ये सब क्या कह रहे हैं, उसका रेप हुआ है। इधर एस्तर भास्कर को बताती है कि उस रात उसने मार्सी को चर्च आने को नहीं कहा था। असल में उसकी मार्सी के साथ झगड़ा हो गया था। मार्सी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि मार्सी को एक सच पता चल गया था। एस्तर बताती है कि असल में मैं और रघु पहले एक समय पर एक दूसरे से प्यार करते थे। फ्लैशबैक में देखते हैं एस्तर और रघु एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन उनका धर्म अलग अलग होने के कारण एस्तर का परिवार ये रिश्ता कभी नहीं मानता। जब उन्हें ये बात समझ आई तो वो भागकर शादी कर लेते हैं और दूसरे गांव में रहने लगते हैं। 1 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं लेकिन एक दिन अचानक एस्तर के परिवार वाले वहां आ जाते हैं। वो रघु को बहुत मारते पीटते हैं और एस्तर को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद एस्तर को पता चलता है कि रघु उसके परिवार के डर से उस गांव से भाग गया। एस्तर का जीवन ऐसे ही चल रहा था। सोलेमान एक शराबी था। ये जानते हुए भी एस्तर के परिवार ने जबरदस्ती उसकी शादी सोलेमान से करवा दी। शादी के बाद एस्तर का जीवन नरक बन गया था क्योंकि सोलेमान हर रात शराब पीकर आता और एस्तर को मारता पीटता था और उसके साथ जोर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। उसने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। एक दिन उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बाद उसने सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीने की कसम खा ली। एक दिन सोलेमान बहुत ज्यादा शराब पीकर बेहोश हो जाता है। एस्तर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर से उसे पता चलता है कि सोलेमान बहुत दिनों से ज्यादा शराब पीने की वजह से अपनी मर्दानगी खो चुका है। वो अब पिता नहीं बन सकता। इससे एस्तर को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसके पेट में जो बच्चा है वो रघु का है। एस्तर मानती है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसके परिवार जिम्मेदार है। इसलिए एस्तर ने उस दिन अपने माता पिता को अपमानित करके भगा दिया था। इधर रघु भी गौतम से ठीक यही बात कहता है कि मार्सी मेरी बेटी है, मेरी अपनी बेटी। अब आप ही बताइए क्या मैं उसका रेप कर सकता हूँ। इधर एस्तर बताती है कि वो ये बात सोलेमान को नहीं बता पाई। वो सोलेमान और मार्सी के साथ आगे बढ़ गई थी लेकिन अचानक एक दिन रघु वापस आ जाता है और एक समय के बाद रघु को किसी तरह पता चल जाता है कि मार्सी उसकी बेटी है। शायद उसे ये पता चल गया था कि सोलेमान कभी पिता नहीं बन सकता। ये जानने के बाद रघु एस्तर और मार्सी को लेकर वहाँ से चला जाना चाहता था लेकिन एस्तर नहीं मानी और रघु भी मार्सी को छोड़कर दूर नहीं रह सकता था। इसलिए उसने चर्च के फादर एंटोन को पैसे देकर उसी गाँव में टीचर की नौकरी ले ली और मार्सी को अपने पास ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि वो मार्सी को हर दिन देख सके। इसलिए वो छुप छुप कर मार्सी की फोटो लेता और अलग अलग बहानों से मार्सी को प्यार करता। रघु का कोई बुरा इरादा नहीं था। रघु कहता है कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई लेकिन एक दिन एस्तर रघु
रघु के पास मार्सी की ट्यूशन फीस देने आती है। रघु किसी भी हालत में वो पैसे नहीं लेना चाहता था और इसी को लेकर दोनों में थोड़ी कहासुनी हो जाती है। ठीक तभी बाहर मार्सी खड़ी ये सब कुछ सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि रघु उसका असली पिता है, सोलेमन नहीं, और इसीलिए मार्सी उस घटना के कुछ दिनों पहले से ही बहुत ज्यादा उदास थी। वो अपनी माँ से भी बात नहीं करती। एस्तर ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन मार्सी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, मैं तो इतने दिन सोचती थी कि मेरे पापा खराब हैं, लेकिन मुझे अब समझ आया कि पापा से ज्यादा खराब तो आप हैं। ये सुनकर एस्तर पूरी तरह टूट गई। इसके बाद एस्तर उसी दिन मार्सी के पीछे पीछे चली गई। उस फेस्टिवल में रघु ने एस्तर से मिलकर उसे समझाया कि मार्सी को अभी भी समझाया जा सकता है, वो कहीं और जा सकते हैं, लेकिन एस्तर राजी नहीं हुई। भास्कर पूछता है तो फिर रघु ने अपराध क्यों स्वीकार किया? एस्तर कहती है यही तो मैं समझ नहीं पा रही। गौतम रघु से पूछता है कि उसने अपराध क्यों स्वीकार किया। तभी दिखाया जाता है जब रघु को पकड़कर लाया गया था तो पुलिस ने उससे पूछा कि वो उस दिन एस्तर के घर क्यों गया था। रघु बताता है कि एस्तर से फेस्टिवल में मिलने के बाद उसने सोचा कि एस्तर को ना समझाकर मार्सी को समझाना जरूरी है, इसलिए वो मार्सी से बात करने उसके घर गया था, लेकिन वहां मार्सी नहीं मिली, बल्कि सोलोमन ने उसे देख लिया था और सोलोमन ने कहा तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ। यानी सोलोमन को भी पता चल गया था कि एस्तर का पहले रघु के साथ कोई संबंध था और तभी उसने रघु को मारना पीटना शुरू किया। रघु ने खुद को बचाने के लिए सोलोमन को धक्का दिया और सोलोमन नीचे गिर गया। ये देखकर रघु बहुत डर गया और वहां से दौड़कर भाग गया और इसके बारे में एस्तर को कुछ नहीं पता था। लेकिन विंसेंट कहता है लेकिन मुझे कुछ और लग रहा है, एक माँ और उसका प्रेमी अपने संबंध को छिपाने के लिए अपनी ही बेटी को मार डालते हैं और यही सबको बताया जाएगा। रघु कहता है नहीं सर, ऐसा नहीं है, एस्तर कुछ भी नहीं जानती और मार्सी को मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन विंसेंट कोई बात नहीं सुनना चाहता, इसलिए रघु ने स्वीकार कर लिया, हाँ मैंने मार्सी को मारा है, लेकिन उसने कहा कि इस केस में एस्तर का नाम ना आए। इसके अलावा विंसेंट रघु पर अपराध स्वीकार करने के लिए और प्रेशर डाल रहा था, क्योंकि पहले भी जो लड़कियां गायब हुई थी उनमें टीचर के तौर पर रघु का ही एक कॉमन पॉइंट था। इसलिए रघु ने दबाव में आकर अपराध स्वीकार किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मार्सी का रेप भी हुआ है। गौतम और भास्कर फिर से मिलते हैं और कहते हैं कि असली अपराध को पकड़ना ही होगा, नहीं तो वो और लड़कियों को अपना शिकार बना लेगा। गौतम सोचता है कि दूसरे केसेस में हम क्या चूक रहे हैं। गौतम पूरे केस को लेकर शुरू से सोचने लगता है। इसके बाद गौतम फादर एंटोन के पास आता और पूछता है आपने प्रिंसी के बारे में ये क्यों कहा था कि उसके माता पिता ठीक नहीं है। फादर कहता है कि प्रिंसी की माँ का किसी और के साथ संबंध था। प्रिंसी का असली पिता कौन है ये सिर्फ प्रिंसी की माँ ही बता सकती है। गौतम प्रिंसी की माँ से मिलने जाता है गाँव में, वहाँ उससे ये पूछता है। हालांकि वो पहले नाराज होती है लेकिन बाद में बताती है कि वो उसकी प्रेमी का बच्चा है। उसके बाद गौतम भास्कर के पास आता और कहता है अभी तक जो लड़कियां गायब हुई हैं उन सब के माता पिता का कोई ना कोई गुप्त संबंध था और वो बच्चे उसी नाजायज संबंध का नतीजा थे और ये बात हर माँ ने छिपा कर रखी थी। लेकिन वो आदमी मतलब अपराधी ये सब कैसे जान गया और वो आदमी चुन चुन कर ऐसी लड़कियों को कैसे निशाना बना रहा है। तभी गौतम टीवी न्यूज पर सुनता है कि उस दिन जंगल में जो स्केलेटन मिला था पोस्टमार्टम के मुताबिक वो मार्सी का नहीं। ये सुनकर गौतम हैरान होता है और भास्कर की तरफ देखता है। तभी भास्कर बताता है कि उस रात असल में क्या हुआ था। उस रात हॉस्पिटल से आने के बाद भास्कर ने मनी मारन और नागाराज नाम के दो लोगों से मुलाकात की और उनसे कहा कि उसे 9 से 12 साल की उम्र का एक कंकाल चाहिए। असल में फिजियोथेरेपी और पीडियाट्रिक्स सिखाने के लिए स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत होती है। नागराज ने भास्कर को 9 साल की एक लड़की का कंकाल लाकर दिया। इसके बाद भास्कर ने वो कंकाल, मार्सी की बॉडी और एक बोतल जेल लिया और उसी जंगल में चला गया वहाँ जहाँ उस आदमी ने मार्सी के बॉडी को जलाने को कहा। ठीक जलाने से पहले उसने कपड़े के अंदर जेल रख दिया। उसके बाद उसने आग लगा दी और वीडियो कॉल पर उसने खूनी को दिखा दिया कि उसने मार्सी के बॉडी को जला दिया। लेकिन कॉल कटते ही उसने कपड़े को हटा दिया। जेल के वजह से आग मार्सी के बॉडी तक नहीं पहुंची थी। इसके बाद भास्कर मार्सी के बॉडी को अपने साथ वापस ले आया और वहां पर वो कंकाल छोड़कर आ गया था। वहां से आने के बाद भास्कर ने फार्मेसी के नाम पर एक दुकान किराए पर ली। इसके अलावा उसने एक फ्रिज भी खरीदा और उसी के अंदर अपने मार्सी की बॉडी को छिपा दिया था। इधर ये खबर कि कंकाल मार्सी की नहीं है देखते ही किलर भी जान जाता है कि भास्कर ने उसे धोखा दिया। वो भास्कर को फोन करता और कहता है अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एपिसोड 7 की शुरुआत में भास्कर और गौतम सोचने लगते हैं कि अब वो खूनी भास्कर से बदला लेने के लिए किसी और लड़की को निशाना बनाएगा। इसलिए वो सोचते हैं कि इससे पहले वो कुछ करे हमें उसे पकड़ना होगा। भास्कर कहता है कि इस समय गांव में 2 मेले चल रहे हैं। भास्कर और गौतम दोनों अलग अलग मेले में चले जाते हैं। वो वहां जाकर अंधाधुंध खूनी को ढूंढने लगते हैं और जहां भी छोटी लड़कियों को देखते हैं उन पर नजर रखते हैं। दोनों उस काम के लिए 2 मेलों में जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक समय बिताने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद गौतम भास्कर के पास आता है। ठीक तभी वो खूनी भास्कर को फोन करता और कहता है तुम अपनी पत्नी आनंदी से पूछो कि तुम्हारा नाती राहुल कहाँ है।
है। भास्कर कहता है वो तो पहले से ही जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, तुम उसे मार डालो फिर भी मार्सी का बॉडी तुम्हें नहीं दूंगा। खूनी कहता है मैं जानता हूँ तुम यही कहोगे, तुम्हारे सामने जो पुलिस ऑफिसर खड़ा है उस गौतम से पूछो उसकी बेटी कायल कहाँ है, और कायल को बचाना है तो मार्सी का बॉडी तुम्हें देना ही होगा। जब गौतम को पता चलता है कि खूनी ने कायल को किडनैप कर लिया है तो वो पागल जैसा हो जाता है। भास्कर मार्सी का बॉडी देने के लिए राजी होता है। खूनी कहता है कि पुलिस को लेकर मत आना, सिर्फ भास्कर अकेले मार्सी की बॉडी लेकर आएगा। मार्सी की बॉडी लेने के लिए जब भास्कर अपनी उस दुकान पर आता है तो वो देखता है कि दुकान का ताला पहले ही टूटा हुआ था और अंदर फ्रिज में मार्सी की बॉडी नहीं थी। ये देखकर वो तो हैरान होता है। गौतम सोचता है कि अगर खूनी पहले से ही मार्सी का बॉडी ले गया होता तो वो ये खेल नहीं खेलता, यानी कायल को किडनैप करने का खतरा वो नहीं लेता। जब तक मार्सी का बॉडी बाहर है खूनी के पकड़े जाने का डर है, इसीलिए वो उसे जलाना चाहता है। इसका मतलब है कि खूनी ने नहीं बल्कि किसी और ने मार्सी का बॉडी हटाया है, लेकिन किसने? भास्कर कहता है जो भी है अब खूनी को ये बात पता नहीं चलने देनी है। इसके बाद वो गौतम के घर आते हैं। भास्कर कहता है आप यही रहिए, मैं जा रहा हूँ, मैंने वादा किया है अपनी जान के बदले मैं कायल को बचाऊंगा। जाने से पहले भास्कर अपने मोबाइल की लाइव लोकेशन गौतम के मोबाइल पर भेज देता है। इसके अलावा वो अपनी सुरक्षा के लिए गौतम से एक टॉर्च लाइट और एक चाकू भी ले लेता है। इसके बाद भास्कर एक केले का पेड़ काट कर उसे कफन के कपड़े में लपेट कर बॉडी जैसा बनाता है और गाड़ी लेकर खूनी की बताई गई जगह पर जाने लगता है। इधर गौतम थाने आता है। वो विंसेंट को सब कुछ बताता है और उसे साथ चलने को बोलता है। विंसेंट पुलिस टीम लेकर वहां जाना शुरू करता है। दिखाया जाता है कि वहां खूनी वहां मास्क पहनकर खड़ा था। भास्कर कुछ देर बाद उस केले के पेड़ को गोद में लिए धीरे धीरे खूनी के सामने आता है। भास्कर का इरादा है कि वो उस खूनी को चाकू मारकर घायल कर दे और कायल को बचा ले, लेकिन खूनी को पहले ही भनक लग जाती है। खूनी भास्कर को मारना शुरू कर देता है। भास्कर देखता है कि गाड़ी के अंदर कायल अभी जिंदा है। इधर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, लेकिन उस जगह जाकर वो सिग्नल खो देते हैं, जिसके चलते वो चारों तरफ भास्कर को ढूंढने लगते हैं। धक्का मुक्की के दौरान भास्कर उस खूनी का मुखौटा हटा देता है और वो कोई और नहीं बल्कि शुभा का पिता मोहन था, जिसकी अपनी बेटी भी फेस्टिवल से गायब हो गई थी। दिखाया जाता है कि उस रात मोहन छिपकर था। जैसे वो देखता है कि एस्थर चर्च की तरफ गई है, वो छिपकर घर आता है जहां मार्सी अकेले थी। इधर मौका देकर भास्कर गाड़ी में रखी गौतम की दी हुई टॉर्च जलाता है और ऊपर की तरफ सिग्नल देता है, जिसे गौतम और विंसेंट की टीम देख लेते हैं। वो उस तरफ जाना शुरू करते हैं। इधर मोहन भास्कर को फिर से मारना शुरू करता है और उसे पानी में डूबो कर मारने की कोशिश करता है। ये सब कुत्ता जैकी देख रहा था। हालांकि जैकी थोड़ा शांत कुत्ता था, लेकिन फिर भी वो भास्कर को बचाने के लिए मोहन पर कूद पड़ता है, लेकिन मोहन उसे घायल कर देता है। मोहन कहता है कि असल में जब मैंने उस दिन मार्सी का रेप करके उसे उस हालत में वहां से लाया तो जैकी ने मुझे देख लिया और भौंकना शुरू किया, जिसके चलते मजबूर होकर मार्सी के बॉडी को उस घर के अंदर रखकर खुद भागना पड़ा। मोहन कहता है और जब सोलेमन वहां आया तो उसने मार्सी को उस हालत में देखा। इसके बाद मोहन एक बड़ा पत्थर उठाकर जैकी को बार बार मार कर वहीं मार डालता है और ये देखकर भास्कर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद भास्कर मोहन को वहीं पड़ी एक रस्सी से गला घोटकर मारने की कोशिश करता है। ठीक तभी वहां पुलिस पहुंचती है। कायल और भास्कर को बचाते हैं और मोहन को गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ भास्कर जैकी के लिए रोने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मोहन को बहुत टॉर्चर किया जाता है। विंसेंट थॉमस से कहता है वो एक साइको है। असल में उसके और उसकी पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसीलिए उसके क्लिनिक में जो औरतें इलाज करने आती थी वो उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था, लेकिन जब उसे लगा कि इससे खतरा हो सकता है, वो औरतें मुंह खोल सकती हैं, तभी उसने छोटे बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया। स्कूल के बीच बीच में हेल्थ चेकअप कैंपेन होते थे और वहां मोहन जाता था और वहीं से अपना वो शिकार चुनता था। यह आदमी इंसानों के जीवन को लेकर बहुत उत्सुक था। गांव में बहुत से लोग एक दूसरे की बुराई करते थे। जिन परिवारों में इस तरह की घटनाएं हो सकती थी, जैसे एक का एक दूसरे से संबंध, मोहन उन लोगों का खून टेस्ट चुपके से कर लेता था और जब उसे पता चलता था किसी का बच्चा अवैध है तो मोहन उन्हीं लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। सबसे पहले उसने एक लड़की को मेले से उठाया, उसका रेप किया और पकड़े न जाने के लिए वो उसे अपने नारियल के बागान में ले गया और वहीं जला दिया। एक दिन मोहन को पता चला कि उसकी अपनी बेटी शुभा भी उसकी नहीं है बल्कि उसकी पत्नी के लवर की बेटी है। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं आया, बल्कि बचपन से जिसे अपनी बेटी समझकर पाला था उसी को अपनी हवस का शिकार बनाया और मेले के अंदर से उठाकर उसने अपनी ही बेटी का रेप किया और उसे जलाकर मार डाला। ये सब सुनकर थॉमस उसे बहुत मारता पीटता और पूछता है मार्सी की बॉडी कहाँ है। ठीक तभी भास्कर कहता है वो मैं जानता हूँ। इसके बाद भास्कर मार्सी के बॉडी के साथ उसने जो कुछ किया वो सब पुलिस को बता देता है। पुलिस उस फ्रिज को बरामद कर लेती है। दूसरी तरफ ये सब जानने के बाद एस्थर भास्कर को एक थप्पड़ मारती है। इधर पुलिस भास्कर को बॉडी छिपाने और जानकारी सीक्रेट रखने के अपराध में गिरफ्तार करती है। आनंदी एस्थर से माफी मांगती है, लेकिन एस्थर बिना
बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसके बाद कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। भास्कर जेल से छूट गया है क्योंकि बॉडी बरामद नहीं हुआ और जब तक बॉडी नहीं मिलता भास्कर के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए, जिसके चलते उसे छोड़ दिया गया। गौतम भास्कर से कहता है अगर आप मार्सी की बॉडी नहीं छिपाते तो शायद हम मोहन को नहीं पकड़ पाते। असल में आप खुद भी नहीं जानते थे कि आप कितने अच्छे आदमी हैं। भास्कर कहता है असल में इंसान खुद भी नहीं जानता कि वो कितना बुरा है और वही मेरे साथ हुआ। भास्कर घर आता है और देखता है कि राहुल को होश आ गया है। आनंदी बताती है कि एस्थर रोज राहुल को देखने आती थी और उसके लिए प्रे करती थी, लेकिन मुझसे कभी बात नहीं करती। तभी एस्थर वहां आती है, फिर से राहुल के लिए प्रे करती है और राहुल के साथ थोड़ी देर बिताकर चली जाती है। भास्कर एस्थर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है कि आनंदी वहां कुछ फूलों के पौधों में पानी दे रही थी और ये देखकर राहुल की आंखें बड़ी हो जाती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस रात राहुल कोमा से बाहर आ गया था, उसे बरामदे में सुलाया गया था। वहां से उसने देखा कि उसकी नानी आनंदी ने जमीन खोदकर मार्सी के बॉडी को दफना दिया था और उसके ऊपर फूल का पौधा लगा दिया था। दरअसल आनंदी ने सोचा कि उसके और राहुल के पास भास्कर के अलावा कोई नहीं है और अगर पुलिस को बॉडी मिल गया तो भास्कर को जेल हो जाएगी और वो दोनों पूरी तरह बेसहारा हो जाएंगे। इसीलिए आनंदी ने उस दुकान से मार्सी का बॉडी चुरा लिया और यहाँ लाकर दफना दिया और वहाँ बड़े प्यार से फूल का पौधा लगाकर उसे बड़ा किया। और इसी के साथ ये सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी वेब सीरीज खत्म होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।